चैप्टर नंबर 1 परिचय व मांग एवं आपूर्ति। परिचय एंड मांग एवं आपूर्ति। अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान का विषय है जिसमें आर्थिक सिद्धांतों, प्रणालियों, अवधारणाओं और फ्रेमवर्क का अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान का विषय है जिसमें आर्थिक सिद्धांतों, प्रणालियों, अवधारणाओं और फ्रेमवर्क का अध्ययन किया जाता है। इसके प्रकार हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र, व्यक्तिगत और कंपनी के निर्णय होते हैं इसमें। व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत और कंपनी के निर्णय। समष्टि अर्थशास्त्र राष्ट्रीय और वैश्विक अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र में राष्ट्रीय और वैश्विक अर्थशास्त्र होता है। अर्थव्यवस्था अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र का व्यवहारिक रूप होती है। इसमें हम किसी क्षेत्र विशेष में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण और उपभोग का अध्ययन करते हैं। अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र का व्यवहारिक रूप होती है। इसमें हम किसी क्षेत्र विशेष में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण और उपभोग का अध्ययन करते हैं। इसके प्रकार है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था, वैश्विक अर्थव्यवस्था और स्थानीय या प्रादेशिक अर्थव्यवस्था। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, वैश्विक अर्थव्यवस्था, स्थानीय एवं प्रादेशिक अर्थव्यवस्था। वामपंथी साम्यवाद और दक्षिणापंथी पूंजीवाद। वामपंथी साम्यवाद, दक्षिणापंथी पूंजीवाद। साम्यवाद समानता को महत्व देते हैं, आवश्यकता के आधार पर वितरण, संसाधनों पर राज्य का स्वामित्व मानते हैं। अर्थव्यवस्था का संचालन राज्य द्वारा किया जाता है। समाज को अधिक महत्व दिया जाता है। हिंसक क्रांति में विश्वास रखते हैं, वर्ग संघर्ष में विश्वास रखते हैं, लोकतंत्र का विरोध व सर्वहारा वर्ग की तानाशाही का समर्थन करते हैं, राष्ट्रवाद को नहीं मानते हैं, धर्म को नहीं मानते हैं। मुख्य विचारक कार्ल मार्क्स। पूंजीवाद दक्षिणापंथी स्वतंत्रता को महत्व, संसाधनों का योग्यता के आधार पर वितरण, संसाधनों पर निजी स्वामित्व रखने में विश्वास रखते हैं। अर्थव्यवस्था का संचालन बाजार शक्तियों द्वारा होता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता को अधिक महत्व दिया जाता है। अहिंसक आंदोलन में विश्वास रखते हैं, वर्ग सहयोग में विश्वास रखते हैं, लोकतंत्र का समर्थन करते हैं, राष्ट्रवाद को मानते हैं, धर्म को मानते हैं। मुख्य विचारक एडम स्मिथ। साम्यवाद और पूंजीवाद समानता को महत्व देते, पूंजीवाद स्वतंत्रता को महत्व देते हैं। साम्यवाद आवश्यकता के आधार पर वितरण करते हैं और पूंजीवाद संसाधनों का योग्यता के आधार पर वितरण करते हैं। साम्यवाद संसाधनों पर राज्य का स्वामित्व मानते हैं, संसाधनों पर निजी स्वामित्व रखने में विश्वास रखते हैं। पूंजीवाद साम्यवादी अर्थव्यवस्था का संचालन राज्य द्वारा किया जाता है और पूंजीवाद अर्थव्यवस्था का संचालन बाजार शक्तियों द्वारा होता है। साम्यवाद समाज को अधिक महत्व दिया जाता है और पूंजीवाद में व्यक्तिगत स्वतंत्रता को अधिक महत्व दिया जाता है। साम्यवाद में हिंसक क्रांति में विश्वास रखते हैं और पूंजीवाद में अहिंसक आंदोलन में विश्वास रखते हैं। साम्यवाद वर्ग संघर्ष में विश्वास रखते हैं, पूंजीवादी वर्ग सहयोग में विश्वास रखते हैं। साम्यवादी लोकतंत्र का विरोध व सर्वहारा वर्ग की तानाशाही का समर्थन करते हैं, पूंजीवादी लोकतंत्र का समर्थन करते हैं। साम्यवादी राष्ट्रवाद को नहीं मानते हैं, राष्ट्रवाद को मानते हैं पूंजीवादी, और धर्म को नहीं मानते हैं साम्यवादी, और पूंजीवादी धर्म को मानते हैं। साम्यवादी मुख्य विचारक है, साम्यवाद का मुख्य विचारक है कार्ल मार्क्स और पूंजीवाद का मुख्य विचारक है एडम स्मिथ। कोई भी अर्थव्यवस्था पूर्णतया साम्यवाद या पूर्णतया पूंजीवाद नहीं हो सकती, क्योंकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में भी साम्यवादी विशेषता व साम्यवादी अर्थव्यवस्था में भी पूंजीवादी विशेषता होती है। 1917 ईस्वी में लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविक क्रांति हुई, जिससे रूस के राजतंत्र को समाप्त कर दिया गया तथा साम्यवाद की स्थापना की गई। 1917 में लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविक क्रांति हुई, जिससे रूस के राजतंत्र को समाप्त कर दिया गया तथा साम्यवाद की स्थापना की गई। 1922 ईस्वी में यूएसएसआर यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स की स्थापना की गई। 1922 में यूएसएसआर की स्थापना, और लेनिन की मृत्यु के बाद स्टालिन यहाँ का नया तानाशाह बना। लेनिन की मृत्यु के बाद स्टालिन यहाँ का नया तानाशाह बना। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूएसए और यूएसएसआर के बीच एक वैचारिक युद्ध शुरू हुआ, जिसे शीत युद्ध कहा गया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूएसए और यूएसएसआर के बीच एक वैचारिक युद्ध शुरू हुआ, जिसे शीत युद्ध कहा गया। इसमें यूएसए ने पूंजीवाद और यूएसएसआर ने साम्यवाद का नेतृत्व किया गया। 1991 ईस्वी में यूएसएसआर का विघटन हो गया तथा
शीत युद्ध समाप्त हो गया। इससे पूंजीवाद की जीत हुई तथा साम्यवाद की हार हुई। 1949 ईस्वी में माओ जेदांग माओ त्से तुंग के नेतृत्व में चीन में साम्यवादी शासन की स्थापना हुई और 1978 में चीन में आर्थिक सुधार लागू किए गए। आर्थिक दृष्टिकोण से उन्होंने पूंजीवाद को अपना लिया, परंतु राजनीतिक दृष्टिकोण से ये आज भी साम्यवादी देश हैं। 1978 में वर्तमान में साम्यवादी व्यवस्था वाले देश क्यूबा, उत्तरी कोरिया, वेनेजुएला इत्यादि हैं। क्यूबा, उत्तरी कोरिया, वेनेजुएला इत्यादि। मिश्रित अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था जिसमें पूंजीवाद तथा साम्यवाद दोनों के लक्षण उपस्थित होते हैं उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारतीय अर्थव्यवस्था में मिश्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल अपनाया गया, जिसमें पूंजीवाद और समाजवाद का मिश्रण था, परंतु अर्थव्यवस्था का झुकाव समाजवाद की ओर अधिक था। 1991 में भारतीय अर्थव्यवस्था में एक संकट उत्पन्न हुआ, जिसके बाद आर्थिक सुधार लागू किए गए तथा अर्थव्यवस्था का झुकाव पूंजीवाद की ओर हो गया। खुली अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था जिसमें आयात निर्यात तथा पूंजी व मानव संसाधन के अंतःप्रवाह व बाह्य प्रवाह पर किसी प्रकार का प्रतिबंध न हो, उसे खुली अर्थव्यवस्था कहते हैं। वह अर्थव्यवस्था जिसमें आयात निर्यात तथा पूंजी व मानव संसाधन के अंतःप्रवाह व बाह्य प्रवाह पर किसी प्रकार का प्रतिबंध न हो। बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था जिसमें आयात निर्यात तथा पूंजी व मानव संसाधन के अंतःप्रवाह व बाह्य प्रवाह पर अनेक प्रकार के प्रतिबंध लगे होते हैं, उसे बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। मांग एवं आपूर्ति में पढ़ेंगे। मांग अधिक और आपूर्ति कम हो उसे मुद्रास्फीति कहते हैं, इसे मौद्रिक नीति। और आपूर्ति जिसमें मांग कम और आपूर्ति ज्यादा हो उसे अस्फीति कहते हैं, जिसे राजकोष नीति। मुद्रास्फीति बढ़ेगी, उत्पादनकर्ता के लाभ बढ़ेंगे और निवेश बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा, नियमित आय बढ़ेगी और जीवन स्तर सुधरेगा। और अस्फीति बढ़ेगी तो उत्पादनकर्ता को घाटा होगा, उद्योग कम होंगे, बेरोजगारी बढ़ेगी, नियमित आय बंद होगी, जीवन स्तर निम्न होगा, गरीबी बढ़ेगी। यदि मुद्रास्फीति एक सीमा से अधिक हो जाती है तथा ये बढ़ती जाती हैं तो ये अनियंत्रित हो जाती हैं तथा इसका अंतिम परिणाम यह होगा कि संपूर्ण मुद्रा प्रणाली ध्वस्त हो जाएगी। यदि मुद्रास्फीति एक सीमा से अधिक हो जाती है तथा ये बढ़ती जाती हैं तो ये अनियंत्रित हो जाती है तथा इसका अंतिम परिणाम यह होगा कि संपूर्ण मुद्रा प्रणाली ध्वस्त हो जाएगी। यदि अस्फीति की स्थिति है तथा यह कुछ समय तक रहती है तो इससे रिसेशन की स्थिति उत्पन्न हो सकती है तथा ये रिसेशन अंततः डिप्रेशन, आर्थिक मंदी या 1929 ईस्वी की आर्थिक महामंदी के रूप में बदल सकती है। यदि अस्फीति की स्थिति है तथा यह कुछ समय तक रहती है तो इससे रिसेशन की स्थिति उत्पन्न हो सकती है तथा यह रिसेशन अंततः डिप्रेशन, आर्थिक मंदी या 1929 की आर्थिक महामंदी के रूप में बदल सकती है। का सीधा संबंध मुद्रा से है। मुद्रा को ही तरलता कहते हैं। इसका अर्थ है तरलता अधिक तो मांग भी अधिक होगी। तरलता को आरबीआई की मौद्रिक नीति तथा सरकार की राजकोषीय नीति से नियंत्रित किया जाता है। आपूर्ति का सीधा संबंध उत्पादन से होता है। उत्पादन को हमेशा बढ़ाया जाता है। यदि मुद्रास्फीति की दर अधिक है तो इसका अर्थ है कि बाजार में तरलता अधिक है, तो तरलता को कम करने के लिए आरबीआई अपनी ब्याज दरों को बढ़ाती है तथा सरकार अपने खर्चे कम करती है। यदि बाजार में अस्फीति है तो इसका अर्थ है कि बाजार में तरलता कम है, तो बाजार में तरलता को बढ़ाने के लिए आरबीआई अपनी ब्याज दरों को कम करती है तथा सरकार अपने व्यय बढ़ाती है। मांग का नियम। वस्तु की कीमत व मांग में नकारात्मक संबंध होता है। यदि वस्तु की कीमत अधिक होती है तो मांग कम होती है, कीमत कम है तो मांग बढ़ेगी। जैसे इस चित्र के द्वारा प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम होगी और डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस कम होगी। मांग के नियम के अपवाद। अति आवश्यक वस्तुएं
नमक, पेट्रोल आदि। जीवन रक्षक औषधियां, दवाइयां। वेबलेन गुड्स सामाजिक प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई होती हैं। इन वस्तुओं की मांग इस वजह से ज्यादा होती है क्योंकि इनकी कीमतें ज्यादा होती हैं। गिफिन गुड्स वे प्रतिस्थापक वस्तुएं जो तुलनात्मक रूप से निम्न क्वालिटी की होती हैं। इन पर मांग का नियम लागू नहीं होता है, कीमत बढ़ने पर इनकी मांग बढ़ती है। अति आवश्यक वस्तुएं, नमक, पेट्रोल। जीवन रक्षक औषधियां, दवाइयां। वेबलेन गुड्स सामाजिक प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई होती हैं। इन वस्तुओं की मांग इस वजह से ज्यादा होती है क्योंकि इनकी कीमतें ज्यादा होती हैं। गिफिन गुड्स वे प्रतिस्थापक वस्तुएं जो तुलनात्मक रूप से निम्न क्वालिटी की होती हैं। इन पर मांग का नियम लागू नहीं होता, कीमत बढ़ने पर इनकी मांग बढ़ती है। मांग के नियम के अपवाद हैं। नशीले पदार्थ, फैशन वाली वस्तुएं। आपूर्ति के नियम। कीमत व आपूर्ति में सकारात्मक संबंध होता है। यदि वस्तु की कीमत अधिक होती है तो आपूर्ति भी अधिक होती है। यह विक्रेता की मानसिकता को दर्शाता है। कीमत बढ़ेगी तो आपूर्ति बढ़ेगी। आपूर्ति के नियम के अपवाद। बाजार में एकाधिकार हो। सरकारी नीति जैसे लॉकडाउन में वस्तुओं की कीमतें अधिक थी परंतु आपूर्ति नहीं हो पा रही थी। प्राकृतिक आपदा। वस्तु की प्रकृति। कुछ वस्तु की मांग वर्ष भर बनी रहती है लेकिन मौसम के बिना उनकी आपूर्ति संभव नहीं हो पाती है, जैसे फल व सब्जियां। वस्तु का मूल्य निर्धारण। वह बिंदु जिस पर क्रेता व विक्रेता दोनों संतुष्ट होते हैं तो वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है। वस्तु का मूल्य निर्धारण। वह बिंदु जिस पर क्रेता व विक्रेता दोनों संतुष्ट होते हैं तो वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है। जहां विक्रेता और क्रेता दोनों संतुष्ट हो जाते हैं, जिसमें कीमत और मांग दोनों से क्रेता और विक्रेता संतुष्ट हो जाते हैं, उसमें आपूर्ति का नियम और मांग का नियम दोनों कार्य करता है। उत्पादन के साधन। उत्पादन के 4 साधन होते हैं। साधन भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यमी और लागत के। किराया, मजदूरी, ब्याज, लाभ। भूमि किराया, श्रम मजदूरी और पूंजी ब्याज और उद्यमी लाभ मिलता है। साधन लाभ, किराया, मजदूरी, ब्याज, लाभ। बाजार मूल्य, साधन लागत, अप्रत्यक्ष कर, सब्सिडी। उत्पादन के क्षेत्र। मुख्य रूप से उत्पादन के 3 क्षेत्र होते हैं। प्राथमिक क्षेत्र कृषि जो 15-20% योगदान करती है। इसमें वे वस्तुएं शामिल की जाती हैं जिन्हें सीधे प्राकृतिक संसाधनों से किया जाता है। इसमें वह वस्तुएं शामिल की जाती हैं जिन्हें सीधे प्राकृतिक संसाधनों से किया जाता है। कृषि, पशुपालन, वन उत्पाद, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन। खनन प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है लेकिन भारत में जीडीपी गणना के समय इसे द्वितीयक क्षेत्र में रखा जाता है। खनन प्राथमिक क्षेत्र में आता है और जीडीपी गणना के समय इसे द्वितीयक क्षेत्र में रखा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र कृषि जिसका योगदान 15-20%। इसमें वे वस्तुएं शामिल की जाती है जिन्हें सीधे प्राकृतिक संसाधनों से प्राप्त किया जाता है। द्वितीयक क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र। इसमें विनिर्माण व निर्माण को शामिल किया जाता है, जैसे उद्योग, भवन निर्माण, सड़क निर्माण, भवन निर्माण, उद्योग। तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र जो 55% योगदान है और द्वितीय क्षेत्र का 27% योगदान। इसे सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। तृतीय क्षेत्र इसे सेवा क्षेत्र भी कहते हैं क्योंकि इसमें सभी प्रकार की सेवाओं को शामिल किया जाता है, जैसे बैंकिंग, बीमा, परिवहन, शिक्षा, चिकित्सा सेवा, होटल आदि। नंबर 4 चतुर्थक क्षेत्र। इसके अंतर्गत ज्ञान आधारित सेवाएं या बौद्धिक सेवाओं को रखा जाता है। ज्ञान आधारित सेवाएं एवं बौद्धिक सेवाएं। हायर एजुकेशन, मेडिकल सेवा, परामर्श या दात्री सेवाएं, कानूनी सलाह, सांस्कृतिक गतिविधियां। नंबर 5 पंचम क्षेत्र। उच्च स्तरीय राजनीतिक व आर्थिक निर्णय से संबंधित सेवाओं को इसमें शामिल किया जाता है। प्रधानमंत्री, नौकरशाही, आईएएस, कंपनियों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कंपनियों के सीईओ। कोई भी अर्थव्यवस्था विकास के निम्न चरणों से गुजरती है। कृषि आधारित अर्थव्यवस्था, उद्योग आधारित अर्थव्यवस्था, सेवा क्षेत्र आधारित अर्थव्यवस्था। पहले कृषि आधारित अर्थव्यवस्था होती है, उसके बाद उद्योग आधारित अर्थव्यवस्था, फिर सेवा क्षेत्र आधारित अर्थव्यवस्था। प्राचीन काल व मध्यकाल में सभी अर्थव्यवस्थाएं
कृषि आधारित थी। कालांतर में औद्योगिक क्रांति के कारण यूरोप, जापान व अमेरिका की अर्थव्यवस्था उद्योग आधारित अर्थव्यवस्थाएं बन गई तथा वर्तमान में ये अर्थव्यवस्थाएं सेवा क्षेत्र आधारित अर्थव्यवस्थाएं बन गई। अभी वर्तमान में इन अर्थव्यवस्थाओं में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 1 से 2% के बीच है। आजादी के समय भारतीय अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 55% के लगभग था तथा वर्तमान में ये योगदान 17 से 18% है। 50% से भी ज्यादा जनसंख्या इस पर निर्भर है। वर्तमान में हमारी अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है, 55% से ज्यादा है। हमारी अर्थव्यवस्था में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान पर्याप्त योगदान नहीं है।